नमस्ते छात्रों, हम हैं कल्पना शेजवाल, हिंदी अध्यापिका, गोखले एजुकेशन सोसाइटी HL हाई स्कूल मराठी मीडियम ओझर टाउनशिप से हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पहली इकाई पूरक पठन 10 ठेस। रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ आपका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ और मृत्यु 1977 में हुई है। आपका परिचय। हिंदी कथाकार का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद जी की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं मैला आंचल, परती, परिकथा, जुलूस आदि उपन्यास संग्रह हैं। कथा संग्रह है एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी। रिपोर्टाज के रूप में उन्होंने लिखा है ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा। गद्य संबंधी देखिए, प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्यों को समझता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करता। प्रस्तुत कहानी में सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। वह मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी यानी चटाई, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगी डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूस के रस्सी के बड़े बड़े जाले, ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं बनाता है। ये वस्तुएं बनाकर वह अपनी आजीविका कमाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। अब पाठ देखते हैं। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। बेगार मतलब बिना मजदूरी के ज़बरदस्ती लिया गया काम। इसीलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता। सिरचन को क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कहले कोई। चटोर मतलब स्वाद लोलू। एक समय था जब उसकी मढ़ैया के पास बाबू लोगों की संवरियां बंधी रहती थी। मढ़ैया मतलब झोपड़ी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। यहाँ पर सिरचन जो है वह कामचोर था, उस कारण उसे कोई किसान काम के लिए नहीं बुलाता था। लेकिन एक ऐसा समय था जब लोग उसके घरों के आसपास मंडराते थे। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ये हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का एक समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। चीक मतलब बांस की तीलियों का पर्दा। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने।
बेपानी मतलब बेइज्जत करना। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? इसीलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनो नैनो मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। मतलब उसे शीतल पार्टी बनाने के लिए घर पर बुलाया जाता है। सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता है। घी के सौंधी सुगंध सूंघकर ही तो आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। मतलब सुगंध को महसूस करकर ही वो आया है, इस तरह से मजाक में कहता है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुंची बनाता है। कुंची मतलब छोटा झाड़ू। फिर कुंचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेवन सांप की तरह फुफकार का उठता और फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मोहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला हो वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है। मतलब आधे सर से थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मतलब खाने में अगर उसे ठीक से नहीं मिला तो वो काम छोड़कर निकल देता। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुनी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना कपड़ा देकर विदा करो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो 2-3 पटेर की पाटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। खेसारी मतलब भुनी हुई लतरी दाल का आटा। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानो के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी थी। यहाँ पर लेखक की छोटी बहन के बारे में बात हो रही है। और वह मानो के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं,
3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानो तो। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसीलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। पान जैसी पतला छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झप्पे डालकर वह चीक बुनने बैठा। झप्पे मतलब गुच्छा सुतलियों का। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भिजवा देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मतलब वह मानो के लिए काम कर रहा था। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी। देखती है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के 7 भैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सूध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चूड़ा और गुड़। कलेवा मतलब सुबह का नाश्ता। माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ठेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा, अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली आई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मोह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। बदकुट्टी मतलब बात काटने की क्रिया। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, ज़रा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाओ, बहुत दिन हुए। गम कौवा जर्दा मतलब सुगंधित तंबाकू। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो? चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा। यहाँ पर लेखक अपनी बात कर रहा है।
हो गया सत्यानाश। बस सेचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीठ थूक गया आया, अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरा चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया। यहाँ पर लेखक सिरचन के घर चला गया। देखा, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं? बेजा मतलब अनुचित, झालर मतलब लहरदार किनारी। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रहा सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानो को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानो बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर ले जा रही हैं अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानो दीदी कहा है, एक बार देखो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत में काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। फणीश्वर नाथ रेणु की संपूर्ण कहानियों में से यह कहानी आपको पढ़ने के लिए दी गई थी। अब स्वाध्याय देखते हैं। सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम: सतरंगे डोर के मोढ़े बनाना, और दूसरा मोती घास और पटेर की शीतल पाटी बनाना, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीक बनाना, मूंज की रस्सी के जाले बनाना। दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए। सिरचन की मेहनत ताना, पेट भर खाना, एकांत पुराना धुराना कपड़ा। दूसरा उसमें प्रश्न, मानो को उपहार में मिला शीतल पाटी, चीक और कुश की एक जोड़ी आसनी। तीसरा है उसमें, सिरचन को लोग कहते हैं मुक्तखोर या कामचोर। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, वाक्यों को उचित क्रम लगाकर लिखिए। यहाँ पर 4 वाक्य हैं, उसमें से पहला वाक्य है, सातों तारे मंद पड़ गए। ये तो आखिर में है। ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, ये भी आखिर का है। लोग उसको बेगार ही नहीं बेगार समझते हैं। और मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। तो इस तरह से पहला वाक्य है। तीसरा
लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, ये पहला वाक्य होगा। दूसरा, इसमें मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। और तीसरा, सातों तारे मन पड़ गए। और आखिरी है, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। इस तरह से क्रमानुसार ये वाक्य ठीक से लगाना है। अभिव्यक्ति है कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। कहानी तो समझ में आई है। इसी तरह से कलाकारों के बारे में आपके क्या विचार है वो लिखना है। भाषा बिंदु में काल परिचय है। कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। अली घर से बाहर चला जाता है, सामान्य भूतकाल करना है। अली घर से बाहर चला गया। दूसरा वाक्य है, आराम हराम हो जाता है। ये पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भविष्य काल बनाना है। इसमें पूर्ण वर्तमान काल में आएगा आराम हराम हो गया है, और पूर्ण भविष्य काल आराम हराम हो चुका होगा, क्योंकि होने वाली क्रिया है। अब सरकार एक ही टैक्स लगाती है, सामान्य भविष्य काल बनाना है। सरकार एक ही टैक्स लगाएगी, क्योंकि होने वाली क्रिया। आप इतनी देर से नापतोल करते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल बनाना है। आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं, क्योंकि अपूर्ण क्रिया है, इसलिए राह शब्द इसमें आया है। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं, पूर्ण भूतकाल एवं अपूर्ण भविष्यकाल बनाना है। पहले भूतकाल देखते हैं। उन्होंने बाजार से नई पुस्तक खरीदी थी। अब भविष्यकाल देखते हैं, अपूर्ण भविष्यकाल। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपूर्ण है। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, अपूर्ण भूतकाल बनाना है। वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। सातों तारे मन पड़ गए हैं, अपूर्ण वर्तमान काल बनाना है। सातों तारे मन पड़ रहे हैं। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। यहाँ पर ये अपूर्ण भूतकाल बनाना है। मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य का काल पर पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। सामान्य वर्तमान काल बनाना है। ये वाक्य एक ही वाक्य है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। अलग अलग इसमें किस तरह से ये एक वाक्य आपको करना है, देखिए। सामान्य वर्तमान काल में ये वाक्य आएगा, मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जाता हूँ। सामान्य भविष्य काल में मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था, क्या आएगा? मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा। अब यह अपूर्ण भविष्य काल में मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता रहूँगा, क्योंकि अपूर्ण भविष्य काल है। पूर्ण वर्तमान काल में मानू को ससुराल मैंने ही पहुंचाया है। और सामान्य भूतकाल में यही वाक्य, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया। अपूर्ण वर्तमान काल, मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा हूँ। पूर्ण भूतकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया था। और पूर्ण भविष्यकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा चुका हूँगा। इस तरह से एक ही वाक्यों को अलग अलग रूप में किस तरह से दिया गया है, देख लीजिए। उपयोजित लेखन है, पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। किताबों के बारे में, अलग अलग किताबें पढ़ने से किस तरह से आपको ज्ञान मिलता है, ये भी आपको इसमें लिखना है। और पुस्तकों की प्रदर्शनी में कितनी सारी किताबें आपको देखने को मिलती हैं, इसका भी वर्णन इसमें आ सकता है। धन्यवाद।